मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आज हम हाजिर हुए हैं एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जिस पे हरियाणा विधानसभा चुनाव, तमाम राज्यों के चुनाव हैं, उस पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर का हम चुनाव देखेंगे, उनकी जो 90 सीटें हैं उस पर चर्चा होगी। हर सीट को लेकर भी चर्चा होगी, किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं और जो सूचियां आने वाली है। क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। जो 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होंगे, यानी कि पहले चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर की डेट तय की थी, लेकिन अब ये चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम परिणामों की बात करते हैं तो वो 8 अक्टूबर को आएगा। और आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को ही घोषित करने का ऐलान किया, यानी कि दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे, लेकिन अब 8 अक्टूबर को आएंगे। और साथ साथ चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि राजस्थान की ऑल इंडिया विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे तारीख बदलने की मांग की, यानी कि जो अध्यक्ष हैं विश्नोई महासभा के, उन्होंने जो चुनाव आयोग है उससे तारीख बदलने की बात की। उसके बाद ये नई तारीखों की घोषणा की गई है। और उनका ये भी कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार जो गुरु जम्बेश्वर की याद में बीकानेर जिले में असोज महीने की अमावस्या के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं, और इसी कारणवश जो तारीखों की घोषणा है वो की गई है और चेंज की गई है। और इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव एडिशनल डायरेक्टर न्यूज़ 21 के संजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सीनियर संवाददाता, सीनियर रिपोर्टर सुरेंद्र सोनी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले संजीव जी आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हरियाणा में 90 सीटें, जम्मू कश्मीर में 90 सीटें, एक एक राज्य पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हरियाणा की कर लेते हैं। 90 सीटों पर चुनाव होने हैं, किस तरह से समीकरण बैठते हैं, पहले तो इस बारे में आपसे समझना चाहेंगे। और दूसरी चीज ये कि आखिरकार जो सूची निकालने में इतनी देरी क्यों हो रही है? और उसके बाद अभी जो यादव साहब ने कमांड संभाली है 6 महीने पहले, ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एंटी कमेंसी जो है हरियाणा में बीजेपी को देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा कारण उसका एंटी कमेंसी के साथ साथ में जो किसान आंदोलन या इस तरह की जो बातें रही हैं, उससे भी जो है वो किसान जाट नेता जो है वो बीजेपी से काफी ज्यादा जो है नाराज हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जो हरियाणा के चुनाव हैं, डेफिनेटली जो समीकरण बन रहे हैं वो मुझे बीजेपी के बहुत कम पक्ष में लगते हुए कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं। यानी कि संजीव जी आप कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है, एंटी इनकम्पेंसी आपने शब्द का इस्तेमाल किया, ये देखने को जरूर मिलेगी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में। 100% मिलेगी, क्योंकि खट्टर जी को भी 6 महीने पहले हटाया गया। ये भी अपने आप में ये शो करता है कि अल्टीमेटली कोई भी मुख्यमंत्री अगर जो है वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहता है और 6 महीने पहले उसको हटा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी में इंटरनल लोगों को भी लगा होगा कि हम खट्टर साहब के साथ में तीसरे चुनाव में नहीं जा सकते। तो इसलिए उनको हटा करके यादव साहब को मुख्यमंत्री लाना शायद बीजेपी के खुद का भी जो है एनालिसिस यही था जो मैं कह रहा हूँ। अब एंटी कंपेंसी में अगर अपन बात करें कि जो जाट समुदाय है, जैसे जाट समुदाय का वहां बहुत बहुमूल्य है, और खासकर जो इस वक्त जिस हिसाब से माहौल बदलता लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि बहुत से लोग जो है कुमारी शैलजा से लेकर के बहुत से लोग भी कांग्रेस में वापस संसद से लेकर के मुख्यमंत्री दौड़ में आना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का पर्टिकुलर जो मुझे लगता है कि जो एक स्टैंड लिया हुआ है कि पास वापस आऊंगी। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर भी जुड़े हैं, सुरेंद्र जी ग्राउंड पे रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे जो ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, ये किस तरह से हावी हो सकता है इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में। सुरेंद्र, देखिए अंकिता, जिस तरीके से हरियाणा में जो है वो चुनावी बिगुल, यानी कि ये कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। कुल 90 सीटों पर जो है वो दोनों ही पार्टियों के दावेदार चुनावी दंगल में उतरेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे कई समीकरण हैं जिनको साधना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चुनावी दंगल है, और इस चुनावी दंगल में साम दाम दंड भेद, यानी कि दोनों ही पार्टियां अपना दमखम लगाएगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी हाल में आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर एनडीए में एक बहुत बड़ी खलबली है। पहली दोनों को 5-5 सीटें मिली। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स, वो भी मैं लेके बैठी हूँ। कांग्रेस बीजेपी तो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, दोनों को 5-5 सीटें मिली दोनों राज्यों से।
देखिए समीकरण बदलते हैं, और सबसे खास बात ये देखिए कि हरियाणा का चुनाव और हरियाणा की राजनीति का पानी बहुत गहरा है। यहाँ की राजनीति को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहली चीज यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से चुनावी दाव पे चलते हैं। अब जब प्रत्याशियों के पास टिकट आ जाता है, इसके बाद की तस्वीर अलग चेंज हो जाती है। हालांकि अभी सबसे खास बात यह है कि सूची नहीं आने का जो कारण है या सूची देरी अगर हो रही है तो पार्टी देख रही है। इससे पहले अगर मैं बात करूं राजस्थान लोकसभा चुनाव की भी मैं बात करूंगा और विधानसभा चुनाव की भी बात करूंगा, क्योंकि जब चुनावों की बात होती है तो जो पूर्व में जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं उनके भी समीकरण आंकड़े वहां रखने लगभग सेम हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव है और उस तरीके से उसको लड़ा जाता है। अब आप देखिए कि राजस्थान में भी लगातार सूचियां देरी आने से सारे नेताओं की धड़कनें तेज हो गई थी, सियासी पारा उफान मार रहा था। तो निश्चित तौर पर ये जो धड़कनें बढ़ाने का नहीं है, लेकिन आला कमान सूची बनाने में इसलिए देरी करता है, उनको पता है कि अगर हम पहले सूची जारी कर देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर बगावती सुर या ऐसे कई जयचंद पैदा हो जाएंगे जो टिकटों को लेकर के कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने में वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहली चीज हर्षदा। दूसरी चीज आप देखिए कि पार्टी हमेशा पैराशूट प्रत्याशियों को पहले चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस से अगर बीजेपी में गया होगा या बीजेपी से अगर वो कांग्रेस में गया होगा तो निश्चित तौर पर जब पार्टी का आदान प्रदान होता है या यूं कहें कि इस पाले से उस पाले में जो दल बदलू नेता है उनकी एक कमिटमेंट होती है कि टिकट मिलेगा तो हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, हमारे पास इतने वोटरों की संख्या है, हम इतने बड़े लीड से जीतेंगे। तो ये पार्टी के ऊपर जो है या यूं कहें कि जो लॉलीपॉप चलता है, अब लॉलीपॉप कितनी देर तक कमाल दिखा पाएगा ये तो चुनावी नतीजे पता चलेंगे। लेकिन आपका जो सवाल था उस सवाल को मैं बेहतर तरीके से इसलिए बुलाना चाहता हूं कि हरियाणा में देखिए कि सबसे ज्यादा वहां पर किसान बाहुल्य है, और इससे पहले किसानों ने दिल्ली को अपना दंगल बनाया था, पूरी सड़कें जाम कर दी थी। जो 3 कानून जो आए थे कृषि कानून, उनको लेकर के आपने देखा होगा कि 9 महीने तक किसान सड़कों पर अपना घर बनाए हुए थे, वहीं उन्होंने अपनी खेती की, उन्होंने वहीं अपना सारा काम किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आखिर में केंद्र की सरकार बैकफुट पर आई और यही नतीजा था 2024 के लोकसभा चुनाव का, जिसमें एनडीए को जितना बहुमत नहीं मिल पाया। हालांकि बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, तो एनडीए के बिहाव पे उन्होंने अपनी मोदी सरकार ने तीसरी सरकार बना ली केंद्र में। सुरेंद्र, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से देखिए 90 सीटों की आपने बात करी और लगभग जो अलग अलग कमेटियां है ना, समितियां भी गठित कर दी जाती हैं कि सूची जारी करने के लिए किस सीट से किसको टिकट दिया जाए, और सूची में देरी भी देखिए इसलिए होती है क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर पे भी आएंगे उस राज्य पे भी, लेकिन अगर देखें हम कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की सूची निकाली गई, वापस सूची को ले लिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं सूची पसंद नहीं आई कि ये नाम मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो इस बारे में नाराजगी भी यहाँ पर बहुत दिखाई देती है। तो किस तरह के चैलेंजेस पार्टी के सामने यहाँ पर होते हैं जब सूची डिसाइड करनी होती है? देखिए हर्षदा, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज, जब हम चुनावी चर्चा करते हैं तो हमें कई समीकरणों को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। पहला समीकरण हो जाता है जातिकरण, दूसरा समीकरण हो जाता है चेहरा, तीसरा समीकरण आ जाता है कि क्या वो नेता बीजेपी से आया है या कांग्रेस से आया है। क्योंकि यहां पर जिस तरीके से जो दल बदलू नेता हैं या यूं कहें कि वो कांग्रेस से अगर बीजेपी में गए हैं, अगर बीजेपी में अगर कोई नेता बाहरी नेता आता है तो यहां पर सबसे बड़ी नाराजगी जो बनती है वो कोर कार्यकर्ता की और कोर पदाधिकारी की बनती है। अब आप देखिए कि अगर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी 40-40 सालों से पार्टी की जाजम उठा रहा है, पार्टी के लिए पानी पिला रहा है, पार्टी के लिए टेंट लगा रहा है, पार्टी के लिए खाने की व्यवस्था कर रहा है, पार्टी के लिए जूते उठा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी पैराशूट व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो सबसे बड़ी नाराजगी तो हर्षदा ये नजर आएगी। दूसरी नाराजगी आप देख लीजिए कि जो लगातार इतने सालों से वर्चस्व रख रहा है पार्टी में, और पार्टी अगर उसको मौका नहीं देती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बगावती सुर नजर आएंगे। तीसरी चीज ये नजर आएगी कि आप जिताओ कैंडिडेट को क्या फाइनल कर पाए। देखिए पार्टी, अब आप क्या मानते हैं कि जब चुनावी बिगुल फूका जाता है तो इसके पीछे
कोई एक टीम काम नहीं करती हर्षदा। यहाँ पर ABCDEF ऐसी कई रो में प्लानिंग तैयार होती है। जब पार्टी को लगता है कि हमारी ए रो की प्लानिंग फेल हो गई है तो बी लॉन्च करते हैं, और बी अगर प्लान अगर फेल हो जाता है तो सी लॉन्च करते हैं। अब देखिए कि पार्टी यहाँ पर टिकट वितरण से पहले सारे समीकरण साधने का प्रयास करेगी। दूसरी चीज, क्या वो देखेगी कि क्या हमारी सूची को जाने के बाद कोई बगावती सूर तो नहीं होगा। अगर बगावती सूर अगर होते भी हैं तो इसको डैमेज कंट्रोल को कैसे सही किया जाए, इंटेन कैंपेन्सी को कैसे मैनेज किया जाए, ये पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर हर्षदा नजर आती। ठीक है सुरेंद्र वापस से इसको आप और अच्छे से हम राज्य पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें जो आपने जो इनसे क्वेश्चन पूछा उसमें दो चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर। ये 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और हर पार्टी जो है वो उत्सुक है इन चुनाव में पार्टिसिपेशन के लिए। इधर से जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी अपने परसेंटेज को लेकर के दावा कर रही हैं। तीसरा, जो नए नेता उभर करके आए हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जो कि आज की डेट में बहुत से लोगों का दिल कह रहा है कि इस बार इस पार्टी के साथ में हमें एक स्टेबिलिटी मिलेगी और इस पार्टी के साथ जो है चुनाव जीतने का सिंबल है। तो उन्हीं पार्टियों के साथ में गड़बड़ जो है, उन्हीं पार्टियों के लोग ज्यादा शोर करते हैं जिनको टिकट जीतने वाली उम्मीद होती है। हारने वाली पार्टी के साथ कोई नहीं जाता। अगर अपन कहें कि राम माधव जी की एंट्री हुई, आप आरएसएस से राम माधव जी जब कश्मीर के लिए, J&K के लिए स्पेशल असाइनमेंट पे भेजे गए हैं और इस कमिटमेंट के साथ कि साहब आपको सिर्फ अभी कोई पद नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ चुनाव प्रभारी बनाया जा रहा है। और राम माधव जी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है J&K के अंदर जो है। जब पहली बार महबूबा मुफ्ती के साथ में इन्होंने सरकार, PDP की सरकार बनाई थी, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। तो चुनावों से पहले वो चीज को प्रिपेयर करना हर पार्टी का एक बेसिक उद्देश्य होता है। जहां तक आपने कहा कि लोग आ रहे हैं और लोग शोर कर रहे हैं, डेफिनेटली जब आदमी को जीतने की उम्मीद होती है तभी लोग जो है वो इस तरह की शोर करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये शोर होना भी एक पॉजिटिव साइन है कि किसी भी पार्टी को अपनी उम्मीद बनती है। संजीव जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम बीजेपी का आपने जिक्र किया, सारी पार्टियों का जिक्र हम करेंगे, लेकिन बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर हमेशा चुनाव लड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है पार्टी की ओर से कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब सूचियां तैयार होती है किसको टिकट और नए उम्मीदवारों को जब टिकट दिया जाता है, वो किस तरह का बड़ा चैलेंज रहता है। क्योंकि देखिए, इस बार हम पढ़ भी रहते हैं कि इस बार खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। कांग्रेस से अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट को टिकट दिया जा सकता है, चर्चाओं में है, और बीजेपी भी कई खिलाड़ियों को उतार सकती है। मैडम, सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जो सेंटर का चुनाव है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से लड़ा ही जाता है, और सेंटर में ऐसे मुद्दे होते हैं जो स्टेट से मुद्दे अलग हटके होते हैं। तो आप जब आप बात करेंगे स्टेट की, वहां स्टेट के मुद्दे सेंटर के मुद्दों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना लाइजनिंग होती है, हर एक आदमी का अपना अपना एरिया होता है, और जातिगत समीकरण जिस हिसाब से विधानसभाओं में देखे जाते हैं वो केंद्र की राजनीति में इतने इम्पैक्ट जो है करते भी हैं और नहीं भी करते। लेकिन ये बात सही है। लेकिन सर ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम जनता से पूछते हैं, तो वो बोलते हैं किसको वोट देंगे, तो वो बोलते हैं मोदी को वोट देंगे। तो अगर हम किसी राज्य में रहते हैं तो इसको किस तरह से जस्टिफाई, एक बार आप इसको करिए, एक बार इसको समझाइए, समझना चाहेंगे। मैडम, क्या होता है कि एक चीज तो होती है कि नैरेटिव। अब आपने लगातार पिछले, अगर आप देखेंगे तो इस दरमियान में पिछले, मैंने कल एक प्रोग्राम भी आपके साथ में शेयर किया था कि आप नैरेटिव ऐसा बनाने लगते हैं कि मोदी ने जातिगत जनगणना, मोदी ने जो है वो यू टर्न किसी भी चीज में लिया, तो ये सब चीजें जो है वो एक नैरेटिव बनाते हैं। और चुनावों के वक्त जो करंट नैरेटिव बनता है, जैसे जो चीज बिल्कुल चुनाव एकदम सामने है और आपने क्या ऐसा नैरेटिव बनाया, जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में ये बहुत बात कही गई संविधान बदल जाएगा। मैडम, संविधान बदलना था या नहीं था, लेकिन नैरेटिव इतना पावरफुल सब पार्टियों ने मिलकर के बनाया कि वो कहीं ना कहीं जो है वो जो मताधिकार यूज करने वाले वोटर्स हैं, वो अपना दिमाग कुछ भी बनाओ लास्ट में बदल गए। अब आपने जैसा कहा कि मोदी को वोट देंगे, हरियाणा की राजनीति, जैसे मेरे कलीग ने भी कहा, मेरे साथी ने भी कहा कि हरियाणा की राजनीति बहुत ही टिपिकल राजनीति है, क्योंकि जाट बहुल्य क्षेत्र है। एक ही परिवार के लोग, बंसीलाल चौटाला जी, आप किसी का भी नाम, हुड्डा जी का किसी का भी नाम ले लीजिए, इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द ये राजनीति घूमती है। पहली बार बीजेपी ने 10 साल पहले खट्टर साहब जब बने थे
तो ये एक शब्द आया था कि ये कैसे, कौन सा जाट नेता के बिना जो है नेता आया। तो अल्टीमेटली जब जाट नेताओं की बात होगी तो सामूहिक रूप से तो ये एक है, लेकिन अब जैसे आपने कहा कि वोट कटिंग होगी, परिवारवाद होगा, अब इसके बाद आपसी लड़ाई के अंदर कौन सी पार्टी क्या मौका और क्या नैरेटिव बन जाएगा, ये लास्ट में बात निकल करके आएगी। क्योंकि अभी आपने लोग ऊपर से कहने पर कि हम मोदी को लाएंगे, अगर ऐसा ही होता तो 240 पे नहीं सिमट जाते, क्योंकि उनके द्वारा जो एक मोदी जी की जो एक पॉलिसी रही थी कि सबको जो है वो हर तरीके से फीड करना, हर तरीके से उनको साथ लेकर के चलना, लेकिन जब नैरेटिव बना तो उस नैरेटिव में मोदी जी के सारा लाभार्थी योजना जो वर्ड था, लास्ट वर्ड, वो लाभार्थी योजना फेल होकर के सिर्फ नैरेटिव पे काम हो गया। तो अभी ये कहना, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मेरी इस वक्त की कैलकुलेशन ये कहती है कि J&K में डेफिनेटली जो है वो आपको बीजेपी जो है वो पूरी सीट तो लड़ भी नहीं रही है, 90 में से 70 सीटों पे लड़ रही है। लास्ट पीडीपी के साथ भी इन्होंने कोई संबंध नहीं बनाया अभी तक, इंडिविजुअल दोनों भी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी का जरूर जो है कोलैबोरेशन है। तो चुनाव किस दिशा में जाएगा J&K की अभी कुछ बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू में पर्टिकुलर सीटें बढ़ने से, जहां हिंदू सीटें ज्यादा बढ़ी हैं, बहुमूल्य सीटें बढ़ी हैं, तो वहां पर जो है बीजेपी को एक अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, सुरेंद्र जी, पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो देखिए जो कांग्रेस का हरियाणा चुनाव में है वो वोट प्रतिशत, वोट शेयर है वो बड़ा है, ठीक है, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि भाई किस तरह की जो एंटी इनकम्बेंसी की हम जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, इक्वेशन किस तरह से बदलेगी पिछले चुनाव में, अगर हम 2014 की 10 साल बाद चुनाव हो रहा है? देखिए हर्षदा, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल के पीछे पूरी हरियाणा की राजनीति छिपी हुई है। पहली चीज, अब आप देखिए कि राजस्थान से हरियाणा में बीजेपी प्रभारी कौन है? सतीश पूनिया। और ये वही सतीश पूनिया है जो राजस्थान से विधानसभा चुनाव हारे हैं। अब आप देखिए कि पार्टी की दिशा और दशा किस ओर जा रही है, क्योंकि वो जाट नेता है और हरियाणा में जाट बाहुल्य पूरा आपको बड़ी मात्रा में यहां पर नजर आएगा। लेकिन हर्षदा, इस सवाल के पीछे मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि हर चुनाव के अंदर समीकरण बदलते नजर आते हैं, हर चुनाव में स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। एक सेंटर का चुनाव और एक विधानसभा का चुनाव, दोनों ही चुनावों में बड़ा अंतर नजर आता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाता है। अब देखिए कि हरियाणा में लोकल मुद्दे कौन कौन से हैं, उन पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप देखिए कि उनके हरियाणा के पड़ोसी, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार। अब देखिए कि सरकार रेवड़ियां तो बाहर देती है, लेकिन धरातल पर उन रेवड़ियों की क्या स्थिति बनती है ये जनता बहुत बहुत अच्छे से समझ चुकी है। अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से आप हरियाणा के विधानसभा चुनावों की एक तस्वीर साइड में निकाल सकते हो। पब्लिक है, सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। अब आप देखिए कि पब्लिक ने एक मैंडेट तो क्लियर कर दिया है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी को एक तरफा बहुमत नहीं दिया जाएगा। इससे एक बड़ी तस्वीर यहां पर निकल करके आएगी, क्योंकि पार्टी, अब आप देखिए कि एक तरफा अगर पार्टी, अगर बहुमत या जनता अगर एक तरफा अगर मैंडेट करती तो शायद मेरे हिसाब से बीजेपी खुद के दम पर अपनी सरकार बना लेती। लेकिन यहां पर अगर हम पिछले चुनावों की अगर हम बात करें, कुछ आंकड़ों पर मैं बात करना चाहूंगा। 2024 में जो वोट प्रतिशत मिला है कांग्रेस को वो है 43.67, मतलब 43% वोट शेयरिंग यहां पर बड़ी है कांग्रेस की। और बीजेपी की बड़ी है, लोकसभा चुनाव की बात बता रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ही हम यहां से, क्योंकि देखिए हर्षदा, अब आप दही से क्या क्या चीजें बना सकते हैं? दही से आप छाछ भी बना सकते हैं, दही से आप मक्खन भी बना सकते हैं, और दूध से भी कई सारी चीजें बनती है। तो लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए हम विधानसभा चुनाव के परिणामों पर हम आंकलन कर सकते हैं, उन पर हम समीकरण बिठा सकते हैं। मैंने कहा था कि कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ा है 43%, 43.67%, और बीजेपी का बढ़ा है 46.11%। लेकिन अब देखिए यहां पर पार्टी अभी असमंजस की स्थिति में इसलिए है क्योंकि 90 में से 65 बीजेपी नाम फाइनल कर चुकी है, और इन 65 नामों में
अभी हम बता सकते हैं कि कौन सा जिताऊ चेहरा, क्योंकि देखिए राज्य में सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, इसका पहला जो तराजू है वो जनता करती है, और दूसरा तराजू है कि पार्टी ने टिकट वितरण किस लिहाज पर किया है। क्या पार्टी ने दबाव में आकर के टिकट वितरण किया है, या पार्टी ने सर्वे करा करके टिकट वितरण किया है, या फिर नेताओं की रायशुमारी के बाद टिकट वितरित किया है। ये से कई पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। लेकिन हरियाणा, मैं इतना कह सकता हूं कि हरियाणा के चुनाव इस बार, मतलब बनिस्पत पिछले चुनावों से इस बार के चुनाव काफी इंटरेस्टिंग, घमासान और रोमांचक रहेंगे। ठीक है सुरेंद्र, वक्त की कमी रहते हुए हमें हर एक राज्य पे आना है। हरियाणा का हमने जिक्र किया, अब जम्मू कश्मीर का भी यहाँ थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 90 सीटें और 46 बहुमत का आंकड़ा है। सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर चुनावों पे इसलिए भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जो गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां, वो लगातार हमारे सामने खबरें आती रहती है। उसको लेकर कितना असर अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों पे पड़ सकता है सुरेंद्र? देखिए हर्षदा, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की कोई नई बात नहीं है। पहले भी आतंकी घटनाएं होती रही हैं, चुनाव होते रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने हैं, महबूबा मुफ्ती भी बनी है, वहां पे बीजेपी की भी सरकार बनी है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह हो जाएगी कि जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से अलग किया, 370 उन्होंने वहां से हटा दी। इसके बाद वहां पर परिस्थितियां क्या बनी, हम सब ने वो तस्वीरें देखी है, हिंदुस्तान ने देखी। लेकिन अभी हाल फिलहाल देखिए कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जब सूची जारी की थी, तब वहां पर इंटेन कैंपेन्सी भारी मात्रा में नजर आई। प्रदर्शन करने लगे, कार्यकर्ता प्रदर्शन करते थे। अगर मैं बात कर लूं जम्मू कश्मीर प्रांत के कठुआ की बात कर लूं, उधमपुर की बात कर लूं, पूर्व बाऊ की बात कर लूं, मढ़ और बिश्ना की बात कर लूं, नौशेरा की बात कर लूं, चाहे राजौरी विधानसभा की बात कर लूं, देखिए ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां हम 365 दिन सुनते भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन सबसे इस बार जो बीजेपी के लिए चैलेंज रहेगा वो ये रहेगा कि वो नौजवान युवाओं को किस तरीके से साधेगी, क्या वहां की महिलाओं को किस तरीके से वोटर साधेगी। देखिए धीरे धीरे बीजेपी का, हर्षदा आपने देखा होगा कि चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हो चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, महिलाओं का हमेशा से जो झुकाव रहा है वो मोदी पर रहा है। चाहे वो हम 3 तलाक के लिए बात कर लें, चाहे हम अन्नपूर्णा योजना की बात कर लें, चाहे इसके अलावा हम उज्ज्वला योजना की बात कर लें, और इसके बाद अगर नेले पे अगर कोई देला मारता है तो वह है प्रधानमंत्री आवास। अब देखिए कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस, क्योंकि अब तक ये योजना जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई थी, लेकिन ये तमाम योजनाएं इस बार इन चुनावों में, क्योंकि बीजेपी का मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, जब उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो पर भी एक आधारभूत सुविधा बन जाती है कि सरकार कितनी सीटें लाएगी और कितनी सरकार जो है वो सीटें हारेगी, पहली चीज। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा नहीं है कि महबूबा मुफ्ती अपना जोर नहीं लगाएगी, अपने उसके सियासी आंकड़े अलग हैं। फारूक अब्दुल्ला की अगर मैं बात करूं, गुलाम नबी आजाद की अगर मैं बात करूं, तो ये तमाम जो सियासी जिनको कह सकते हैं कि सियासत के बड़े जादूगर हैं वहां की राजनीति को पलटने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह होगा कि बीजेपी इस चुनावी रूपी शतरंज पर किस तरीके से चाल चलती है, किसको कितना मात देती है, किसको शय देती है। हालांकि हम कांग्रेस को यहाँ पर अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस को इसलिए अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि देखिए अभी 99 सीटें ला करके कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उस साथ से इतनी लबरेज है कि वो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी खासा असर डालेगी। ठीक है सुरेंद्र, वापस आऊंगे आपके पास। मैडम मेरा जो इसमें थोड़ा सा ऐड करने का एक और है कि J&K में इस वक्त जैसे एमपी चुनाव में एक इंजीनियर निर्दलीय जो है एमपी चुनाव में जीते, जो अभी भी जेल में बंद हैं, बिना किसी सपोर्ट के अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस तरह की जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और ये जो कैंडिडेट खड़े होंगे निर्दलीय कह लीजिए, इनसे भी सब पार्टियों की कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, श्रीनगर में तो बीजेपी का कोई बहुत स्ट्रांग बेस है ही नहीं, तो जहां पर भी आप उमर अब्दुल्ला जी खड़े हो रहे हैं तो ये इनको एक बढ़त मिलेगी, क्योंकि श्रीनगर और आप कश्मीर की बात करें तो डेफिनेटली बीजेपी का बहुत बड़ा बेस नहीं है।
J&K की बात, जम्मू की बात करें तो डेफिनेटली जो अपना बीजेपी है उसको बढ़त मिलने वाली है। तो अभी ये जो तीसरा निर्दलीय सपोर्टेड बाय अदर्स, पीडीपी की इस वक्त कोई बहुत ज्यादा हम लोग ज्यादा अनुमान नहीं लगा रहे कि पीडीपी कोई इंडिविजुअल कोई चमत्कार करेगी, लेकिन अगर हाँ कुछ सीटें पीडीपी अगर लेकर के आती है श्रीनगर से, इसीलिए ये लोग ओपन है, ना तो पीडीपी ने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है ना बीजेपी ने किया है। तो ये इंतजार रहेगा इलेक्शंस, आफ्टर इलेक्शंस जो है वो अगर ज्वाइंट होता है तब भी हो सकता है, क्योंकि जब दो पार्टियां आपस में एक बार सरकार बना चुकी हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे वापस मिल सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा कि पीडीपी किस एग्रेसिवनेस से चुनाव लड़ती है और कितने ये जो निर्दलीय है, जो इस तरह के लोग हैं जो इंडियन जो है उस मानसिकता से अलग हैं, वो कैसे सपोर्ट करके इलेक्शन कैंपेन को बिगाड़ते हैं। ठीक है संजीव जी, वापस आऊंगी। हाँ सुरेंद्र जी, एक बार आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन दर्शकों को हम ये बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी है उन्होंने रविवार की, अगर हम आज की बात करें तो कैंडिडेट्स की जो चौथी लिस्ट है वो जारी कर सकती है। हालांकि देखिए जो पहली 3 लिस्ट थी उस पर भी हंगामा देखने को मिला। इससे पहले कठुआ, उधमपुर, पूर्व मढ़, बिश्रा, नौरेशा और राजौरी विधानसभा सीटों के कैंडिडेट्स की घोषणा भी होगी। अब बीजेपी अब तक 45 सीटों पर, जैसे कि सुरेंद्र ने भी जिक्र किया कि 45 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। अगर हम 26 अगस्त को बात करें तो पार्टी ने पहली लिस्ट पे 15 और दूसरी लिस्ट में कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी थी। उसके दूसरे दिन की बात करें 27 अगस्त की, तो बीजेपी ने 29 कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की, लेकिन उसके बाद हंगामा देखने को मिला, कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला और सूची एक ही दिन में 2 बार वापस भी ली गई और वापस नई भी सूची जारी कर दी गई। ठीक है, इसकी बात भी हम करेंगे। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर जो समीकरण की, सुरेंद्र एक और बार आपसे बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है, जम्मू कश्मीर में समीकरण किस तरह से बैठ सकता है और किसकी सरकार बन सकती है, क्या कुछ लगता है? क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, जनता से बात करते हैं, कहना मुश्किल होगा कि किसकी सरकार बन सकती है, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए हर्षदा, ये शायद आपका सवाल है ना जो बड़ा पेचीदा सवाल है, और इस सवाल के पीछे मैं सिर्फ 2 लाइन में इसका उत्तर दूंगा, समीकरण भी बता दूंगा किस तरीके से महाराष्ट्र की बात चुनाव जीतेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बीजेपी को अगर अपनी सरकार बनानी है तो जम्मू कश्मीर के लोकल मुद्दों पर बात करनी होगी, युवाओं के लिए बात करनी होगी, महिलाओं के लिए बात करनी होगी, उद्योगों पर बात करनी होगी, टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर के बात होगी, और सबसे बात होगी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, स्नोफॉल होती है, वहां पर कुछ पक नहीं पाता, अगर कुछ पकता है तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर वहां पर सारे फल फ्रूट पकते हुए नजर आते हैं। और वहां पर देखिए कि जम्मू कश्मीर अगर स्टेट में अगर चुनाव हो रहा है तो वहां पर अभी सिर्फ रोजगार का एक ही आधार है और वो आधार है टूरिज्म। लेकिन हालांकि अब यहाँ पर मोदी या मोदी ब्रिगेड की बात करें, चाहे हम अमित शाह की बात कर लें, चाहे हम जेपी नड्डा की बात कर लें, चाहे हम तमाम बड़े दिग्गजों की बात कर लें, देखिए इन दोनों चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण यह रहेगा कि लोकल मुद्दों पर कौन सी पार्टी किस तरीके से भुनाने में प्रयास करती है। जिस तरीके से, मैं एक हल्का सा उदाहरण दूंगा, राजस्थान में जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के छोटे छोटे मुद्दों को बीजेपी मैनेज करके उसको विकराल रूप देती थी और अधिक से अधिक युवाओं को, महिलाओं को, बच्चियों को और वोटरों को साधने का प्रयास किया गया था। ठीक उसी मैंडेट पर हरियाणा भी होगा, उसी मैंडेट पर जो है वो जम्मू कश्मीर होगा हर्षदा। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह रहेगी कि योजनाओं के साथ साथ में आप मैनिफेस्टो किस लेवल का बनाते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अब योजनाएं वहां पर कितनी कारगर होगी, हालांकि नो डाउट कुछ पत्थरबाज अभी भी वहां पर हैं, उनका सरकार ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां, तस्वीर बदलने में हर्षदा वक्त लगेगा। और आखिरी 1 मिनट में अपनी पूरी बात खत्म करूंगा और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये दोनों, चाहे हरियाणा के चुनाव विधानसभा के हो या फिर जम्मू कश्मीर के, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी कड़ी है जहां पर बीजेपी स्टैंड हो सकती है, वो है टिकट वितरण। और इसके अलावा आपके चुनावी मुद्दे, क्या चुनावी मुद्दों में किस तरीके से वो भुना पाएगी, क्या वो समीकरण साध पाएगी, ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर जिताऊ ट्रम्प कार्ड होगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र की अगर हम, हाँ संजीव जी। हर्षिता, मेरा इसमें मैं समप आप जम्मू एंड के पे करो तो मैं इसमें लास्ट एक स्टेटमेंट मैं भी ठीक है सर, 1 मिनट। हाँ सर हर्षिता, ये जो सब चीजें इन्होंने कही हैं, मैं इन सब चीजों से एग्री करता हूँ, लेकिन एक साथ में ये भी एग्री करता हूँ कि बीजेपी को इस वक्त कोई नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं है। जो डेवलपमेंट हुआ है उसका हर आदमी विटनेस है। धारा 370 खत्म हुई है, उसके जो एडवांटेज मिले हैं, जिस हिसाब से ट्रेड शुरू हुआ है, जिस हिसाब से टूरिज्म शुरू हुआ है,
जिस हिसाब से अगर आप इंडिविजुअलाइज किसी से पूछते हैं तो ग्रोथ आई है, उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि आम आदमी इसी चीज को जो चाहता था और वो चीज हुई है। तो अब समय कम है कि आप मुद्दों को भुनाएं, मुद्दे तो बन चुके हैं कि अगर आपकी ग्रोथ हुई है, पिछले 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है और इस इलेक्शन के बाद में अल्टीमेटली लोगों को चेंज पता लग रहा है, तो पता लग रहा है वोटर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता ये अभी डिसाइड नहीं करेंगे। दूसरी बात कि आज की डेट में धारा 370 पे फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि हम अगर आए तो वापस लगाएंगे, और उन्हीं की जो सपोर्टिव पार्टी है कांग्रेस, जो मैं आज सुबह सुप्रिया स्नेत को सुन रहा था, शी सेड कि हम उनके साथ इस मुद्दे पर नहीं है धारा 370 पे। तो अब धारा 370 पे जो बड़ी पार्टियां अपने आप को ये फाइट के अंदर कैपेबल मान रही हैं, और उन्हीं के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्ट है। मतलब आपको, बीजेपी को इस चीज को खुद को बुलाना पड़ेगा कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं, गति तो प्रगति तो हमने सारी कर दी आपके लिए। आज पत्थरबाज जैसा आपने कहा कम हो गए, आज जिस हिसाब से जो है टूरिस्ट बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया। अब इन सब चीजों के साथ साथ में जो 370 लाना और 370 ना लाना, इसको अगर प्रॉपरली प्लेस कर दिया गया बीजेपी ने, तो डेफिनेटली ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। अब महाराष्ट्र पे अगर हम आते हैं, कुल सीटें 288 सीटें हैं। अगर हम पिछले चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी 105 पे काबिज हुई, कांग्रेस की बात करें तो 44 पे उनको अपना समेटना पड़ा हाथ, एनसीपी की अगर हम बात करते हैं तो 54 और शिवसेना की 56, निर्दलीय 13। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर गठबंधन की है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को भी दूर करना सही बात नहीं होगी। सुरेंद्र, आपके पास आऊंगी, महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, महाराष्ट्र जो है वो आमची मुंबई है, पहली चीज। दूसरी चीज कि शिवाजी की नगरी है, और वहां पर जो भी धरातल पर जो तस्वीरें होगी, लेकिन मैं कुछ उदाहरण साथ में लेकर के इसलिए चलूंगा क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। हम हाल ही के लोकसभा चुनाव को लेकर के चलते हैं, विधानसभा चुनाव थोड़े से दूर हो जाएंगे, समीकरण बदल जाएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समीकरण को अगर हम देखेंगे तो हम विधानसभा चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से भुना भी सकते हैं और उस पर एक अच्छा समीकरण तैयार भी कर सकते हैं। देखिए कि लोकसभा चुनाव में अब आप देखिए कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली, 9 सीटें। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 13 सीटें। एनसीपी को कितनी मिली, 1 सीट। अब यहाँ पर जो बीजेपी के जो घटक दल हैं, शिवसेना की बात कर लूं या बाकी और जितने भी महाराष्ट्र के जो इक्का दुक्का जितने भी दल हैं, जो चुनावी मेंढक उनको कह सकते हैं कि वो चुनाव में ही पर ये सब इनकी सिस्टम शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सदा महाराष्ट्र के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जिसको हम कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री और सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो मुंबई से होता है। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना की वर्तमान में सरकार है, शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना का तालमेल कैसे बैठेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अब देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो लगता नहीं है कि इस बार इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव में वहां पर कोई दाल गलने वाली है, क्योंकि अब लोकसभा में इंडिया गठबंधन 99 सीटों पर समट गया है। तो अगर मैं महाराष्ट्र में अगर देखूं तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के ये देखिए कि आप हर साल एनसीपी के अगर आप देखोगे म्युनिसिपैलिटी की जो तस्वीर आती है बरसात में, हर बार उनकी जो है वो पोले खुल जाती है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। लोकल मुद्दों पर चुनाव नहीं है। यहाँ पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो वो मोदी का चेहरा आगे करेगी, अगर शिवसेना अगर चुनाव लड़ेगी तो वो बाला साहब ठाकरे को आगे रखेगी। देखिए, किसी न किसी को ढाल बना करके यहाँ चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी अगर लोकल मुद्दों को अगर भुनाने की कोशिश करेगी और यहाँ पर अगर शिवसेना के साथ में अगर अच्छे तरीके से अगर तालमेल बिठा करके टिकट वितरण करेंगे तो निश्चित तौर पर या तो मिक्सअप सरकार बनेगी, शिवसेना प्लस बीजेपी, या फिर शिवसेना अकेली इस पर अपना कब्जा काबिज करेगी। तो यानी कि सुरेंद्र, कहा जाए जो आपसी लड़ाई है वो देखने को मिल सकती है। मेरे को इस समीकरण थोड़े से जो है डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की हालात ये है कि इतने ध्रुव बन चुके हैं। अजीत पवार काम तो जो है अभी बीजेपी के साथ कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका जो स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो शरद पवार के लिए उनके हाथ में सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब कभी भी चुनावों के बाद आफ्टर समीकरण होते हैं तो किस तरह से रंग बदल जाते हैं, इसके बारे में जो है वो आप कुछ कह नहीं सकते। और आज भी अगर आप सीटों के बंटवारे की बात करेंगे तो बीजेपी इस वक्त असमंजस में है
कि शिंदे गुट को कितनी सीट दे, अजीत पवार गुट को कितनी सीट दे और खुद कितना रखे। अगर खुद कम रखती है और इन दो पार्टियों को ज्यादा दे देती है, और ये दो पार्टियां शिंदे गुट और ये लोग बाद में आफ्टर चुनाव किसी के साथ मिल जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अजीत पवार को लेकर के बीजेपी में ऑलवेज ये एक, आज भी अगर चुनावों के बीच की बात होगी तो ये बात जरूर होती है कि आपने इतना बड़ा जो है वो आप कहते हो कि हम जो है वो भ्रष्टाचार रहित पार्टी बनाएंगे, और अजीत पवार को आज भी आपने शाम को उनकी बुराई करते हैं, सवेरे उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैडम, जो इस वक्त उद्धव गुट ने खासकर जो है शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटना या रेप केसेस होना बालासिर में, तो ये छोटे छोटे मुद्दों को बंद करना, इलेबोरेट करना, इस तरह से जो मैंने आपको कहा कि नैरेटिव सेट करना, ये इस तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि साहब ये सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है और इसलिए जो है वो हमारी सेना हो। लेकिन वहां पर एक समस्या और है कि कांग्रेस जो है वो चाहती नहीं कि शिवसेना बढ़े, और अभी भी अगर आप पिछले महीने देखेंगे तो उद्धव साहब जो है वो खुद राजधानी में आने के बाद में अजीत शरद पवार से मिले और अब गांधी से मिले, राहुल से मिले। उनका ये उद्देश्य था कि मुझे आप सीएम कैंडिडेट के लिए अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो मैं शायद जो है वो आपके लिए ज्यादा काम होगा, लेकिन कांग्रेस ने वो पत्ता नहीं खेलने दिया उसको। तो अब अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री नाम को डिसाइड करने की है, वो भी एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो चुनाव के अंदर, क्योंकि अगर बीजेपी फडणवीस को अगर अपना कैंडिडेट बीजेपी का मुख्यमंत्री बना करके चुनाव लड़ती है तो आपको जो है अजीत पवार गुट और साथ में शिंदे गुट दोनों से प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि सूटेबल कैंडिडेट बीजेपी के लिए जो उनकी कमान का एक नंबर 1 पत्थर है वो फडणवीस जी है। तो ये एक फेस को लेकर के भी देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री फेस अगर इन्होंने क्लियर रखा बीजेपी ने, तो माइट भी बाकी की पार्टियां जो है वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बीजेपी को बढ़त मिलने वाली है। और यही बात मैं आपसे जो है वो पहले हरियाणा के चुनाव के बाद भी बात कर रहा था कि कांग्रेस अभी भी जो है हुड्डा जी को मुख्यमंत्री नाम पे प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। अगर वो मुख्यमंत्री नाम पे प्रोजेक्ट, वहां पर भी कुमारी शैलजा, हुड्डा जी और जो है वो लगातार लड़ाई चल रही है वहां पर भी। इन तीनों सभी पार्टियों को अगर मुख्यमंत्री नाम डिक्लेरेशन होता है तब जाकर के पूरा प्रीव्यू बनता है कि आप किसके लिए वोट देने जा रहे हैं। मोदी जी का वोट सेंटर के लिए था, लेकिन स्टेट के मुद्दे प्लस साथ साथ में आपका मुख्यमंत्री फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी विधानसभा चुनाव। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, बहुत वक्त कम है, छोटी सी बात 1 मिनट के अंदर पूरी कीजिए, फिर हम इस चर्चा का भी एंड करेंगे। देखिए अर्चना, ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है इस बार इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा कि बीटीपी ने भी हाल ही में भील प्रदेश की मांग की थी, और भील प्रदेश की मांग में महाराष्ट्र के कुछ जिलों को इन्होंने भील प्रदेश में ऐड किया। उधर से अगर मैं बात करूं, जलगांव, धुले, नासिक, है ना, और इसके आसपास के जो तमाम जो लगभग 10-12 ऐसे जिले हैं जिनको भील प्रदेश में शामिल करने की इन्होंने मांग उठाई थी। तो निश्चित तौर पर बीएपी पार्टी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी भी इन महाराष्ट्र के चुनावों में कहीं न कहीं अपनी राजनीति यहाँ पर चमकाने की कोशिश करेगी। जो आदिवासी कोर वोटर हैं उनको कहीं न कहीं भटकाने को लेकर के या उनको डाइवर्ट करने को लेकर के कहीं न कहीं अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र के साथ साथ और गुजरात के भी कुछ ऐसे जिले हैं और साथ साथ राजस्थान के भी कुछ ऐसे जिले हैं, क्योंकि बीएपी पार्टी का इतना वर्चस्व यहाँ पर हरियाणा के चुनाव में नहीं दिखेगा, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के महाराष्ट्र चुनाव में अब्बा पार्टी का भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नजर आएगा और निश्चित तौर पर ये चुनाव अर्चना बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। बिल्कुल सुरेंद्र और संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तमाम जो अपने विचार है वो साझा करने के लिए, क्योंकि किस तरह से इन राज्यों में, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, किस तरह से समीकरण बैठेंगे इस पे हमने चर्चा की, और किस तरह से अब आगे जब सीटों का बंटवारा होता है वो किस तरह से सारी पार्टियां करती है, ये देखने वाली भी बात होगी। फिलहाल के लिए आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।